ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट समझा देते हैं आपको। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य को उत्तर के मुताबिक ही अंक मिलेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब। बिल्कुल अनामिका, तैयार है जूरी साहिबान? सबसे पहले कृष्ण कुमार जी सवाल होगा और सवाल करेंगे अजय झा जी। कृष्ण कुमार जी, अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पूरे प्रदेश के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या कदम आप उठाएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं अक्षेत्रवाद की राजनीति से दूर रहूँगा। पूरे प्रदेश में समान विकास करवाऊँगा। पूरे प्रदेश की सड़कें चकाचक रहेंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, पक्की गलियों की समस्या है, गांव में जोनी परिवहन समस्या है, किसी भी तरह की समस्याएं और रोजगार के मामले में हर जिले को, पूरे हरियाणा के हर जिले को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगार जो साथी हैं उनको सहकारी बैंकों से उनकी योग्यता के मुताबिक ऋण दिलवाया जाएगा ताकि पूरे प्रदेश में लघु, कुटीर और अन्य उद्योग दूसरे प्रदेशों से आकर के यहाँ स्थापित हो सकें ताकि रोजगार की समस्या भी खत्म हो सके। जी कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, कहने का मतलब है कि आपके अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 5 साल आप रहते हैं गद्दी पर, तो हरियाणा के हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं बाकी रहेगी? सर, मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रदेश में किसी तरह की समस्या ना रहे। आप पहली काम क्या करेंगे? आप सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? सर, मैं सीएम बनते ही सबसे पहले तो अब पहली कलम से ही आज की जो शिक्षा नीति लागू है इसमें बदलाव करूंगा। जी, थैंक यू। दूसरा सवाल गुप्ता जी। हाँ कृष्ण कुमार जी, आपने संबोधन में कहा भी आप सभी समस्याएं सोल्व कर देंगे अगर आप एमएलए बन जाए। हाँ, लेकिन जो आज जो है ना युवा बेरोजगारी, ये सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है, विशेष तौर से आपके क्षेत्र में। ठीक है सर। आप मुझे 3 ऐसे वो बताएंगे जो इससे रोजगार आप युवाओं को दिला सके। ऐसे कौन से स्टेप लोगे अगर? सर, ये युवाओं को रोजगार देने मेरे हल्के की बात आपके है। क्षेत्र की बात मेरे क्षेत्र की बात है। क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र में लघु तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को सहकारी बैंकों से जो बेरोजगार हूँ उनको उचित ब्याज दर पर ऋण दिलवाऊंगा ताकि बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सके। दूसरा पॉइंट महिलाओं के लिए है सर। महिलाओं को भी जैसे मधुमक्खी पालन है, कुर्सी पालन है, बुनकर उद्योग है या डेयरी का काम है, जैसे शहर के नज़दीक लगते हैं, हम ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग हैं। सरकारी नौकरियों के लिए क्या करेंगे आप? हाँ सर, सरकारी नौकरियों के लिए सर योग्यता के आधार पर उनको रोजगार दिलवाया जाएगा जी, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा सर। जी, थैंक यू। तीसरा सवाल जाके जी। कृष्ण कुमार जी, मुझे ये बताएं कि समाज में अंतर जातीय विवाह को क्या सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए? सर, अंतर जातीय विवाह एक हद तक तो अच्छी बात है यदि उसको दायरे में रख करके किया जाए तो। दायरे से मतलब? दायरे से मतलब मेरा सर, जैसे हम ग्रामीण अंचल से हैं, एक ही गांव में अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही गांव में हमारा जो रिश्ता हो भाई बहन का होता है, इसलिए इसके तो मैं खिलाफ हूँ। यदि अंतर जातीय विवाह माता पिता की सलाह से हो जाए तो गृहस्थी चलाने में बड़ा मजा आता है। अंतर जातीय विवाह को सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन दिया जाए? हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाना क्या चाहिए। क्या प्रोत्साहन मिलना चाहिए? जैसे अंतर जातीय विवाह होता है, आज के दिन भी सरकार लगभग 50,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि देती है ताकि वो यदि घरवाले अंतर जातीय विवाह को अस्वीकार कर दे तो अपनी गृहस्थी जमाने में क्या और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सरकार को और इसे प्रोत्साहित करने के लिए? सर, उनको मैं तो एक बात कहूँगा जी, यदि कोई युवा अंतर जातीय विवाह करता है
तो उनको उनकी योग्यता के आधार पर बेरोजगारों को यदि रोजगार भी दे दिया जाए तो सबसे बढ़िया बात है, चलिए, सोने थैंक को यू। सुहागा हो जाएगा। मलिक साहब चौथा सवाल। मोहन जी, आप एक तो ये बताएं कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसका लक्ष्य क्या है, और क्या ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा है पंचायती राज सिस्टम आज का जो हरियाणा में है? देखिए सर, जो पंचायती राज सिस्टम है, यदि पंचायती राज सिस्टम राजनीति से परे होकर के काम करे तो पहले तो लक्ष्य बताओ मुझे क्या है इसका। पंचायती राज सिस्टम का लक्ष्य है जी सर, गांव में जैसे मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों का है, उनका लक्ष्य है कि गांव में किसी भी तरह की जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, पीने का पानी है, स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय, पक्की गलियां, गलियों के साथ साथ नालियां और गंदे पानी की निकासी के लिए नाले, और सर बिजली उपलब्ध क्या वो करवाना। लक्ष्य पूरा हो रहा है? सर कुल मिलाकर के लक्ष्य में थोड़ी कमी है, क्योंकि राजनीतिक दखल रहता है, हल्के के विधायक का उसके ऊपर दखल रहता लेकिन है। पंचायत का चुनाव तो राजनीति अपने आप है। नहीं, अगर चुनाव हो रहा है तो राजनीति तो है। नहीं, पंचायत का चुनाव तो एक भाईचारे का चुनाव है सर। जी, पंचायत का जो चुनाव होता है वो एक भाईचारे का चुनाव होता है, मेल मिलाप का चुनाव होता है। तो इसलिए लक्ष्य भटक रहे हैं। हाँ, यदि राजनीति से हटकर के काम होते रहे तो पंचायती राज में काम करने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती, आपसी भाईचारा कायम जी, रहता सर। 4 सवाल आप यहाँ से पूरे होते हैं। धन्यवाद सर। जूरी की कसौटी पर अब परखेंगे भारती उकलाना जी को। जज साहब। भारती जी से पहला सवाल करेंगे दीपक जी। और भारती जी, ये बताइए कि विधायक बनते वक्त सब कैंडिडेट ईमानदारी के दावे करते हैं और बाद में सब हवा हो जाते हैं, इसके बारे में आपके क्या कहना है? देखो, वो अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, विधायक बनने के, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एक सच्ची और ईमानदारी राजनीति करनी चाहिए। चाहे कोई भी विधायक बने, उसको एक पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, पब्लिक की उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, क्योंकि जब एमएलए जब पब्लिक चुनती है तो वो इसलिए चाहिए तो होता नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब पब्लिक विधायक जब चुनती है तो वो बड़ा सोच समझ के चुनती है कि ये विधायक हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये विधायक हमारे लिए अच्छा करेगा। तो मेरी तो यही सोच है, मेरी तो यही सोच है कि मैं पब्लिक के लिए कुछ करूं, जनता के लिए कुछ करूं, क्योंकि जितना भी हो सकता है मैं जनता के लिए करना चाहती हूं, क्योंकि 24 घंटे मैं वैसे भी जनता के बीच में रहती हूं। चलिए, दूसरा सवाल अजय झा जी। हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं में आपको क्या लगता है कि कैसी उसकी स्थिति है? क्या उसमें कुछ कमी है? अगर कुछ कमी है तो आप उसके लिए क्या करेंगी? बिल्कुल कमियां हैं। देखिए, कहीं भी सिविल हॉस्पिटल में आप चले जाइए, उकलाना क्षेत्र में नहीं चाहिए, हिसार में भी चले जाइए आप डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर भी जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। बड़ी बड़ी लाइनें लंबी लगती हैं, लेकिन सिर्फ उनको कहते हैं कि फ्री दवाइयाँ मिलेंगी, फ्री ये चीज़ें मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही फ्री कुछ मिलता है। फ्री तो बहुत कुछ के, उनको सारी चीज़ें मतलब कि टाइमली मिलती भी नहीं है, ना ही डॉक्टर्स मिलते हैं। रात को अगर चले जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको इतना भटकना पड़ता है, हो सकता है कि आप रोज तक रेफर कर दे उसको, लेकिन उसको संभालने की हिम्मत नहीं रखते कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करें, हम उसको डॉक्टर को बुला के उनका आप इलाज एमएलए करवाएं। बन गई तो आपके हल्के में जो अस्पताल हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? कैसे आप बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करेंगी? जी, मेरा इरादा बहुत अलग है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं बनूँ, परमात्मा वो दिन दे, आप सबका सहयोग रहे, तो मैं चाहती हूँ कि पब्लिक परेशान ना हो और हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं हो, डॉक्टर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करें, नर्सिंग अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करें, 24 घंटे के लिए उनके लिए अवेलेबल होगा। और मैं चाहूँगी कि हर टाइम डॉक्टर के हम इंक्वायरी करते रहेंगे तुरंत कि क्या सही है क्या गलत है, अगर गलत होता तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जी, तीसरा सवाल चाके जी। भारती जी, मुझे ये बताइए कि महिलाओं की भागीदारी समाज में कितनी ज़रूरी है और उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगी? आप जानती हैं महिलाओं की स्थिति क्या है, कि पंचायत हो या कुछ भी हो, महिलाओं की संख्या जो होती है वो कम होती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे, ये बताइए। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को एक तो रोज़गार ज़रूरी होता है, क्योंकि महिलाओं को देखो बराबर का हकदार है, हक है वैसे, लेकिन उनको हक मिल नहीं पाता, क्योंकि बराबर की जैसे शिक्षा उनके लिए ज़रूरी है, सिलाई सेंटर उनके लिए ज़रूरी है, कंप्यूटर सेंटर लड़कियों के लिए जैसे ज़रूरी है ताकि वो आगे अपना कदम बढ़ा सकें, राजनीति भी उनके लिए ज़रूरी है, जब वो घर से निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करवानी ज़रूरी है और एक शिक्षा की व्यवस्था करवानी ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं अगर शिक्षा करेंगे, आप कैसे करेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगी कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो शिक्षा तक नहीं चल सकती, उनके लिए मैं चाहूँगी कि सिलाई सेंटर उनके लिए मैं खोलना चाहूँगी कि हर गांव में सिलाई सेंटर खोले जाएं, ताकि वो अपनी एक अच्छी
दो रोटी का अपना गुजारा कर सकें। और लड़कियों के लिए मैं चाहूँगी कि जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, जो शिक्षा करी हुई हैं और वो घर बैठी हैं, उनके लिए कंप्यूटर सेंटर हर गांव में चाहती हूँ बनवाऊँगी, ताकि वो लड़कियां घर बैठे ही अपने कंप्यूटर गांव में कंप्यूटर सेंटर पे अपनी ट्रेनिंग कर सके, ताकि वो तरक्की कर सके, उनको रोजगार मिल सके। अभी कुछ कर रही हैं आप महिलाओं के लिए? जी मैं बिल्कुल, मैं महिलाओं के लिए जब भी कोई भी महिला मुझे आवाज़ देती है, मैं 24 घंटे उनके साथ रहती हूँ। कोई भी आवाज़ देते तो मैं वहीं तुरंत पहुँचती हूँ। चौथा और अंतिम सवाल गुप्ता जी। आप भारती जी ये बताइए, जो आज हरियाणा में शिक्षा नीति है, जी आप उसको सही मानते हैं? ठीक है नीति वो? अगर वो ठीक नहीं है तो उसमें क्या बदलाव लाएंगे अगर आप? नहीं, शिक्षा नीति ठीक है, लेकिन शिक्षा किए हुए है, लेकिन उसका कोई आज जैसे जनता सोचती है, युवा जैसे सोचते हैं, उसका फ़ायदा नहीं समझते। क्योंकि पढ़ाई करने से पहले वो सोचना पड़ता है कि हम पढ़ाई तो करें, लेकिन उसके लिए हमें रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ हो गई, क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ सिफारिश रह गई है। कुछ सभी युवा ये सोचते हैं कि शिक्षा कर तो लेंगे, लेकिन सिफारिश के बगैर हमें सर्विस नहीं मिलेगी। क्या उसमें कोई आप सुधार लाना चाहेंगी? कैसे बिल्कुल। सुधार लाएंगी उसमें? मैं चाहती हूँ कि हमारे उकलाना हल्के में उद्योग खोले जाएं, क्योंकि सरकारी नौकरियां देखो, हम भारतीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। शिक्षा की शिक्षा बात के कर लिए रहे हैं। देखो, शिक्षा के लिए कॉलेज खोले जाएं, ताकि वो शिक्षा सही ढंग से कर सकें। क्योंकि गांव काफ़ी गरीब जो हैं वो नहीं, बाहर जा आपके नहीं एरिया सकते। में तो प्राइमरी एजुकेशन ही अच्छे ढंग से नहीं है, तो कॉलेज पे आ गए आप एकदम। नीति तो मैं उसमें शिक्षा नीति के बारे में बेसिक वो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। जी जी, शिक्षा नीति तो बहुत जरूरी है। देखो, शिक्षा के लिए मैं तो यही कहूँगी, बच्चों को टाइम से शिक्षा में, उनके पेरेंट्स को भी बच्चों को भारती जी बच्चों को बिना एग्जाम के पास कर दिया जाता है, ये पॉलिसी है, ये गलत है कि सही है? नहीं, वो गलत है। हाँ, तो फिर बच्चे को हमेशा उनके काबिलियत के हिसाब से, उनके जैसे वो पेपर्स देते हैं उसके हिसाब से, बिल्कुल साफ नीति से जो पेपर देते हैं उसी हिसाब से उनको मार्क्स मिलने चाहिए और उसी हिसाब से उनको अहमियत देनी चाहिए। चलिए, 4 सवाल यहाँ आपसे पूरे होते हैं। जी चलिए, सीमा गैबीपुर जी की बारी है अब जूरी की कसौटी पर। अब आपको परखेंगे सीमा जी के साथ। सीमा जी तैयार है? हाँ जी। पहला सवाल सीमा जी से मलिक साहब करेंगे। सीमा जी, आप ये जैसे भ्रष्टाचार के अभिशाप के बारे में बहुत जिक्र होता है, तो आप ये बताएं कि सार्वजनिक जीवन को भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ये एक देश के लिए बहुत गंभीर समस्या है। इसमें हमें पब्लिक का, जनता का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि आज के समय जो समय है उसमें हर आदमी ये कोशिश करता है, जैसे नौकरियों के लिए किसी से पैसे मांगे गए तो वो ये चाहता है कि मैं दे दूं, मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा। लेकिन जब तक हमें कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि उससे पैसे मांगे गए, हम उसका सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन मांगता कौन है? अफसर और नेता? पब्लिक को ठीक कर देंगे, उनको ठीक कौन करेगा? ऐसा है जी, जब कोई अफसर ही मांगता है, जब तक वो हमारे पास आएगा नहीं, किसी नेता के पास या किसी सार्वजनिक उसके पास, उसके खिलाफ हम आवाज़ तो नहीं उठा सकते ना। नहीं, आप करप्शन से पहले अफसरों को मुक्त करेंगे, जनता को मुक्त करेंगे? देखो, वो तो है ही, हम नेताओं की बात नहीं करेंगे। हमारा जो है यही है कि ना तो पैसे का लेन देन होना चाहिए, ठीक है, जो भी योग्यता के आधार पर सबको रोजगार मिलना चाहिए, योग्यता के ही आधार पर। जैसे शिक्षा में है आजकल तो इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं तो पहले आपको डोनेशन देना पड़ता है। मेरा सवाल ये था कि पारदर्शी करने के लिए कैसे जो ना क्या कदम उठाएंगे आप? जनता के साथ मिलके ही पारदर्शिता हो पाएगी ना। जी, दूसरा सवाल दीपक जी। सीमा जी, ये बताइए कि राजनीति में धर्म कितना मायने रखता है, इसको बढ़ावा देना जाना उचित होगा? नहीं, मैं इस चीज़ को उचित नहीं मानती। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो किस धर्म को मान सकता है, उसको आज़ादी है कि वो जिस भी धर्म में रहे उसी धर्म को माने। इसमें राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन हो रही है। देखिए, हो रही है, लेकिन जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये तो होती रहेगी। लेकिन ये है कि जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर हमें एक नए समाज की रचना करनी है। इसके लिए हम पहल करेंगे। जाकिर जी, तीसरा सवाल। आप हल्के के विकास के लिए कोई भी 3 प्राथमिकताएं अपनी बता दीजिए जो आप विधायक बनने के बाद सबसे पहले करेंगी। सबसे पहले तो मेरे हल्के में शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी, ठीक है। इसमें कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। तो मेरा विशेष वो रहेगा कि इसमें शिक्षा के स्तर पर कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरे हल्के में स्थापित हो। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं। मेरे हल्के में बिल्कुल भी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम मात्र, सिर्फ नाम मात्र के लिए CHC है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध सही ढंग से नहीं है। एक अगरवा में मेडिकल कॉलेज है, उसको हम कोशिश करेंगे कि एम्स का दर्जा दिलवाएं
ताकि हमारे हलके की तो जनता, आसपास के भी लोगों को उसका, जनता को फ़ायदा हो सके। तीसरी जो मूलभूत समस्या है वो है पेयजल की। मेरे हलके में ग्राउंड वाटर बहुत ख़राब हो चुका है। आप देखेंगे कि अग्रवा जो बेल्ट है उसमें आपको अधिकतर कैंसर के मरीज़ मिलते हैं। तो ये रहेगी कि उन्हें स्वच्छ पानी और बिजली का प्रबंध मिले, समय पर मिले। जी, चौथा सवाल अजय झा जी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगी? देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए हमें जो भी हमारे पुलिस अफसर्स हैं उनके साथ हमारे जो भी जैसे एसोसिएशंस बनी हुई हैं, व्यापार मंडल की अलग होती है, हर संस्था की एक एसोसिएशन बनी हुई है, उनके साथ हम चाहेंगे कि उनका सीधा संवाद हो, वो अपनी समस्याएं बताएं, तब पुलिस अफसर उस समस्याओं को दूर करने के लिए जैसे वो सुझाव देते हैं उन पर कार्य करें। तभी एसोसिएशन तो अलग हो गया, जनता यहाँ पर क्रिमिनल से परेशान है, उसको आप कैसे ये मुक्ति वही मैं दिलाएंगे क्रिमिनल बताती हूँ। से? देखो, हर चीज़ का एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे व्यापार मंडल। आजकल आप जा रहे हैं, हर व्यापारी कहीं सुरक्षित नहीं है, आते जाते कोई भी गोली मार जाता है। तो एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, अगर वो सामंजस्य पुलिस के साथ बना के रखेंगे और अपनी समस्याओं से दिन प्रतिदिन अवगत कराते रहेंगे। लेकिन सीमा जी, जो आम जनता है उसके हर एक की एसोसिएशन नहीं बनी हुई है, कुछ आम जनता के लिए तो यही है जी, पुलिस से हम ठीक है ना, पुलिस अफसरों से यही वो करेंगे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे नाके की ज़रूरत है वहाँ नाका लगाया जाए, जहाँ महिला थानों की वो है वहाँ महिला थाने स्थापित किए जाएं, ताकि लोग इस समस्या से निजात पा सकें। जी, 4 सवाल यहाँ आपसे पूरे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।